मेरा नाम डॉक्टर जया तिवारी है और जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि मुझे बीएएनसी कोर्स पढ़ाने के लिए यहाँ बोला गया है। पिछले क्लास में मैंने आपको बीएएनसी की ब्लॉक 1 बताया था जिसमें 3 यूनिट थी, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी के क्या-क्या स्कोप हैं, एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, एंथ्रोपोलॉजी में क्या-क्या आपके एंथ्रोपोलॉजी में क्या-क्या ब्रांचेस हैं, इसको बताया था। किसी भी सब्जेक्ट को डिज़ाइन करते समय ये देखा जाता है कि उसका ए टू ज़ेड किस तरीके से हम कवर कर रहे हैं। तो जब जब ये चीज़ क्लियर हो गई कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है और उसको किस तरह से हम आगे समझ सकते हैं, तब सबसे पहला स्टेप जो आता है, वो आपका आता है कि एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट आया कहाँ से? तो यही आपका जो है, वो ब्लॉक 2 में यूनिट 4 है, जिसमें कि आपको ये बताया जाएगा कि एंथ्रोपोलॉजी की हिस्ट्री क्या है और इसका डेवलपमेंट ग्रेजुअली किस तरह से हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको यूनिट 4 का बताते हैं, जिसमें ये है कि एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट कहाँ से शुरू हुआ? जैसे कि आपको पता है कि एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट जो है, वो बहुत पुराना नहीं है। और सब्जेक्ट के मुकाबले जैसे आपका सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ये सब्जेक्ट्स आपके बहुत पुराने हैं, जिसको कि बहुत बड़े-बड़े स्कॉलर्स ने धीमे-धीमे डेवलप किया है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है, ये आपका अचानक से एक ह्यूमन स्टडी में सामने आ गया, जिसमें कहा गया कि इसको हम सब्जेक्ट कैसे मानें? क्योंकि ये बहुत सारे कई अलग-अलग सब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एंथ्रोपोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब किसी विषय की बात की जाती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि उसकी उत्पत्ति या उसका डेवलपमेंट किस वजह से हुआ और उसको स्टडी करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या-क्या फैक्टर इम्पोर्टेंट थे, क्या-क्या कारक थे। तो सबसे पहले हम आपको जो यहाँ बताना चाहेंगे, वो ये है कि मानव विज्ञान जो है, वो मानव के अध्ययन के लिए समर्पित विषय है। यह एक 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 नॉर्मल माना जाता है कि ह्यूमन नेचर होता है कि वो जब तक उसको कोई चीज़ जो उसके दिमाग में बैठ जाती है, जब तक वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर लेता, तब तक वो उसी चीज़ पे अटका रहता है। तो जब ह्यूमन की डेवलपमेंट की बात शुरू हुई या इस बात पे हुआ कि किस तरह से हम ये माने कि मानव का विकास हुआ है, तो उसमें ये देखा गया कि जो डार्विन की थ्योरी थी, डार्विन और वॉलेस की थ्योरी थी जिसमें कहा गया था कि मानव का विकास सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो जो उत्तम रहा, वो जीवित रहा, इसी पे है। लेकिन जब सोशियोलॉजी में एक बहुत बड़े थिंकर हुए थे, दार्शनिक हुए थे अगस्ट कॉम्ट, जिन्होंने इन सब के पहले ही ये अपनी साइकोलॉजिकल दार्शनिक थ्योरी प्रस्तुत की थी, जिसमें ये कहा था कि मानव का विकास अगर हम बायोलॉजिकल देखते हैं, तो उसको हमको उसके सामाजिक विकास के रूप में भी देखना चाहिए। जो कि पूरे तरीके से डार्विन की थ्योरी पे बेस लग रही थी। लेकिन उस समय क्योंकि डार्विन की थ्योरी को भी एक्सेप्ट करने में लोगों को टाइम लगा था, तो इस बात को कि अभी तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ही क्लियर नहीं हो पाया है, तो हम उसको ये कैसे सोच लें कि मानव का जो सामाजिक विकास है, वो भी उसी तरह से हुआ है। लेकिन धीमे-धीमे ग्रेजुअली समय के साथ ये बात सबको समझ में आ गई कि मानव का विकास एक सामाजिक और बायोलॉजिकल दोनों तरह से हुआ है। सामाजिक विकास के लिए जैसा कि डार्विन ने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही जीवित रहता है। तरह-तरह की एजेस आईं, जिसमें आपको पता है कि आइस एज भी थी, ब बहुत ड्राई एज भी थी, बहुत रेनफॉल की एज भी थी। लेकिन उसके बाद भी जो इन सब सामाजिक चीज़ों से, इन सब वातावरण की चीज़ों से लड़कर सामने खड़ा रहा, वही जीवित रहा। यही डार्विन की थ्योरी थी और इसी को अगर आप समाज के रूप में लेके देखें, तो आप ये पाएँगे कि इतना मुश्किल जीवन, इतना मुश्किल सर्वाइवल उसके बाद भी जो जीवित रहा मतलब निएंडरथल मैन, ये आपको अब आगे चल के हम आपको इसके बारे में भी बताएँगे। तो वो किस तरह से अपने आप को स्थापित कर पाया और किस तरह से धीमे-धीमे उसका विकास हुआ। इन विकास के अलावा मानव का जो संस्थात्मक विकास है, मानव की जो समाज की संस्थाएँ होती हैं, जैसे मैरिज है और रिलेशंस हैं, ये सब मानव की एक समाज को स्थापित करने वाली संस्थाएँ होती हैं। इनका विकास भी इन दोनों विकास के साथ ही हुआ है। जैसे कि आप कह सकते हैं मैरिज का विकास, विवाह का। जिस समय ना ना वातावरण अच्छा था,
अच्छा इन द सेंस अच्छा कहने से मेरा मतलब यहाँ पर है कि उस समय के लोगों के प्रतिकूल था। उस समय भी ऐसा तो है नहीं कि मैरिजेज़ नहीं होती थी। अगर आज की मैरिज जो है वो मोनोगैमी है, एक विवाही है, तो ऐसा तो है नहीं कि उस समय ऐसा नहीं होता था कि आदमी और औरत जो है किसी तरह से रिलेशन में नहीं आते थे। तो उस चीज़ को हम किस तरह से समझें, उस समय से लेके आज के समय तक ये एक विवाही तक कैसे समाज आया, यही आपका सामाजिक उद्विकास है। अगस्त कॉम के बाद अगस्त कॉम ने जब डार्विन और वेलेस की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी को समझा, तो उन्होंने ये कहा कि अ, उनके दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके दार्शनिक विचारों से ये बात सामने आ रही थी कि मानव का विकास एक समाज की तरह भी स्टडी किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर यूरोपियन जो थे यहाँ पे एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी तरह के विषय का जो प्रचलन है और विषय को समझने का तरीका है, वो आपकी स्टडी शुरू हमेशा यूरोप से ही होती है। क्योंकि यूरोप उस समय एक डेवलप कंट्री था, वहाँ से कॉन्टिनेंट था और वहाँ से लोगों को आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा अवसर मिलते थे। इसलिए अगर आप कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी के बारे में करेंगे, तो आप ये पाएँगे कि आपका विकास यूरोप से ही स्टार्ट होता हुआ दिखता है। तो ये आपके यूरोपीय ही थे अगस्ट कॉम्ट, उसके बाद आपके डार्विन और वेलेस भी आपके यूरोपीय ही थे, लेकिन दोनों का स्टडी एरिया एकदम डिफरेंट था। लेकिन घूम फिर के कहाँ आ रहा था? वो स्टडी एरिया आपका आ रहा था, आपके मानव के उद्विकास पर और उद्विकास क्या है? निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हम ये कह दें कि आज के समय में उद्विकास नहीं हो रहा है, तो ये सरासर गलत होगा। मानव का विकास या किसी भी चीज का सामाजिक विकास और वातावरण में डेवलपमेंट ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो धीमे धीमे कई हजार वर्षों में धीमे धीमे होती रहती है। इन्हीं थ्योरीज के बीच में अगस्त कॉम्ट और वेलेस और डार्विन की थ्योरी के बीच में आपका अगस्त कॉम्ट के शिष्य थे, उनके स्टूडेंट थे हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने कॉम्ट की थ्योरी को अपना बेस बनाकर, मतलब जो उनका दार्शनिक विचार थे मानव को स्टडी करने के, उसको बेस बनाकर अपना अपनी नई थ्योरी प्रस्तुत की और उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को पढ़ने के लिए उस समाज को एक साइंटिफिक दृष्टि से देखना पड़ेगा। हम उसको इस तरह से ना देखें कि हम उसको इस तरह से देखें कि जो सामने जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है। तभी हम उस समाज की जो स्टडी है, वो एक प्रॉपर तरीके से कर पाएँगे और इस थ्योरी को उन्होंने अपनी पॉजिटिविज़्म थ्योरी कहा। जिसमें कि ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी। ऑब्जेक्टिविटी से मतलब ये होता है यहाँ पर कि किसी भी चीज़ को पढ़ते समय जैसे हम साइंस के जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम उसमें अपने विचार नहीं डालते हैं। हमें जो कहा जाता है वो चीज़ें हम मिलाते हैं क्योंकि हमें उससे ये पता है कि ये डिज़ायर चीज़ सामने आ सकती है। कभी-कभी बाय चांस उसमें कुछ डिफरेंट आउटकम्स भी आ जाते हैं। उसी तरह से अगर हम समाज को पढ़ना शुरू करेंगे, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। जब समाज को हम पढ़ना शुरू करेंगे एक साइंटिफिक ऑब्जेक्ट की तरह, हम तभी उसको सही तरीके से लोगों को प्रेज़ेंट कर पाएँगे। तभी हम उसकी जानकारी लोगों को सही तरीके से दे पाएँगे। यहीं से, इसी जगह से एक साइंस की ज़रूरत पड़ी, जो ये कर सके कि मानव के विकास और मानव के होने वाले निरंतर प्रक्रिया को समझ सके। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बाद धीमे-धीमे लोगों को समझ में आने लगा, क्योंकि फिर उस समय तक बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स और बहुत सारे ऐसी प्रजातियाँ मिल चुकी थी जो ये बता सके कि हाँ, ये डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ होगा। लेकिन जो मानव का सामाजिक डेवलपमेंट था, वो बड़ा ही बिखरा हुआ था। उसमें ये कोई नहीं समझ पा रहा था कि कुछ लोग यहाँ पर पूरी तरह से डेवलप हैं और कुछ लोग दूसरी तरफ वही समय होते हुए कंटेम्परेरी टाइम में, तत्कालीन समय में और अलग-अलग डेवलप्ड है। तो उसमें ये कहा गया कि जो मानव की सोचने की शक्ति होती है, जैसा कि हमने आपको यूनिट 3 में बताया था, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। जो मानव की सोचने की शक्ति होती है, यूनिवर्सल इवोल्यूशन हमने आपको बताया था। तो उसमें ये था कि मानव की सोचने की शक्ति सबकी एक जैसी होती है, लेकिन वो किस तरह से उस एनर्जी को उस प्रक्रिया को अपने में यूज़ कर पा रहा है।
उससे उसका डेवलपमेंट देखा जा सकता है। कभी-कभी वही इन्वेंशन जो व्हील का इन्वेंशन हुआ था, आप जो पहिए का इन्वेंशन मानते हैं, कभी-कभी वही इन्वेंशन एक जगह को और आगे बढ़ा सकता है। जैसे मान लीजिए पहिए का इन्वेंशन हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, उसमें क्या हुआ कुछ लोगों ने उस आविष्कार को केवल सीमित रखा पॉटी बनाने तक, मतलब बर्तन बनाने की क्रिया माँ दंड बनाने की क्रिया में उसको सीमित रखा। लेकिन बहुत से लोगों ने क्या किया कि उसको उससे पॉटरीज़ तो बनाई, उससे बर्तन तो बनाए ही, लेकिन उसको अपनी बैलगाड़ी में लगा के उसको ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ कर लिया। मतलब ये ह्यूमन की जो शक्ति है सोचने की, उस पे डिपेंड करता है कि आप डेवलप किस तरह से हो रहे हैं। इसीलिए सामाजिक विकास जो है, वो किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है और किसी क्षेत्र में बहुत कम है। सामाजिक विकास की 3 स्टेजेज़ होती हैं, जिसमें आपको सेवेजरी, बार्बरिज़्म और सिविलाइज़ेशन, मतलब आपका बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज होती है। बार्बरिज़्म जिसमें होता है, उसका मतलब ये होता है कि आप डेवलप तो हैं, लेकिन अभी आप में बहुत गुंजाइश है और चीज़ें सीखने की। आप अंडर डेवलप्ड हैं। और सिविलाइज़ेशन आपका जो है, उसका मतलब सभ्यताएँ। सभ्यताएँ आप जानते हैं कि जो बहुत ही सभ्य हो, जिसके अंदर चीज़ों को उस तत्कालीन समय में चीज़ों को सही से यूटिलाइज़ करके और उसका प्रयोग कर सके वो। तो ये तीनों चीज़ें आज के समय में भी देखने को मिलती हैं। आपका हमारा जो ये इंडियन सोसाइटी है, ये आपकी अंडर डेवलप कही जाती है। इसी तरह से यूरोपियन सोसाइटी आपकी डेवलप्ड कही जाती है। और अगर आप आदिवासी समाजों को देख लें, तो वो आपकी सेवेजरी स्टेज में दिखाई पड़ती हैं, जिसमें कि आप ये कह सकते हो कि आज भी मनुष्य के सोचने और कार्य करने का जो पैटर्न है, वो अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग तरह से चल रहा है। तो इसी चीज को अध्ययन करने के लिए हार्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि मानव की अगर हमें मानव की का अध्ययन करना है और उसके आसपास के समाज का अध्ययन करना है और उसके बायोलॉजिकल नीड्स का अध्ययन करना है, तो हमको उसको भी एक साइंटिफिक ऑब्जेक्ट की तरह देखना पड़ेगा। और यहीं से ऑगस्ट कॉम्ट के जो शिष्य थे हार्बर्ट स्पेंसर, और दोनों ने मिलके एक नई थ्योरी का आविष्कार किया जिसका नाम था पॉजिटिविज्म की थ्योरी, जो कि पूरे तरीके से साइंस मानकर मानव की स्टडी को आगे बढ़ा रही थी। इसी के साथ जब ये अगस्त कॉम्ट की थ्योरी आई, तो 19th सेंचुरी में मार्क्स मार्क्स और फ्रॉड 2 थिंकर्स हुए थे, जिन्होंने जिन्होंने ज़्यादातर स्टडी जो है अपनी वो कैपिटलिज़्म पे की थी, मतलब पूँजीवादी समाज के ऊपर की थी। तो इन्होंने ये बताया कि जो हार्बर्ट स्पेंसर और इनकी थ्योरी है कॉम्ट की, वो इस बात को बताती है कि किस तरह से एक पूँजीवादी समाज में, पूँजीवादी से मतलब ये होता है कि जहाँ पर एक्सचेंज हो, जहाँ पे लेबर वर्क करे और उसके बदले में उसको उसका मेहनताना मिले। तो वहाँ पे किस तरह से एक समाज का विकास, एक सोसाइटी का विकास होता है, तो वो स्टडी पूरी इन्होंने मार्क्स ने और फ्रॉड ने की थी। और इसी के आधार पर 19th सेंचुरी के बाद ये मान लिया गया कि मानव के संपूर्ण अध्ययन के लिए एक साइंस की ज़रूरत है, जो कि हम उसके पूरे पैटर्न को समझ सकें। तो इसमें जो सबसे पहले नाम उभर के आया, वो था फ्रेंच बुआस का। इनको फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है। ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। जनरली जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं, वो प्योर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कभी नहीं थे। आज के समय की बात अगर छोड़ दी जाए, पुराने समय में अगर देखा जाए जब एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था, तो उस समय में अगर देखा जाए तो जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो पहले किसी और साइंस को पढ़ते थे और उसके बाद धीमे-धीमे जब उनको एहसास हुआ कि केवल एक साइंस या एक चीज़ से हम मानव विकास को नहीं पढ़ सकते, तो उन्होंने अपने आप को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहना शुरू कर दिया। जिसमें कि फ्रेंच बुआस, जैसे हमने आपको बताया, इनको फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस बात पे ज़्यादा ज़ोर दिया था कि मानव विज्ञान एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि मानव के संपूर्ण अध्ययन को सबके सामने ला सके। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो आपका आता है, यहाँ तो आपका यूरोपियन सोसाइटी में किस तरह से मानव विज्ञान की शुरुआत हुई। अब इसका आता है दूसरा कि इसमें एक बहुत बड़ा जो रीज़न दिखाई पड़ता है मानव विज्ञान की शुरुआत की, वो ये था
कि हर विज्ञान या हर साइंटिस्ट जो था, हम किसी भी तरह की स्टडी करने वाले थिंकर को हम साइंटिस्ट ही कहते हैं। तो हर थिंकर और हर विज्ञानी जो था, वो ये सोच रहा था कि मेरा विज्ञान अधूरा है। इस चीज़ को स्टडी करने के बाद हम उसको मानव के अन्य कड़ियों के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो ये जो सबसे बड़ी नीड थी मानव के संपूर्ण अध्ययन की, इसको हम मानव विज्ञान की उत्पत्ति की जड़ मानते हैं। इसके बाद आता है आपका कि मानव विज्ञान में स्टेजेस बनी कि कैसे धीमे-धीमे फिर 19th सेंचुरी से फिर 20th सेंचुरी से कैसे धीमे-धीमे मानव विज्ञान एक उभरता हुआ नया सब्जेक्ट होने के बाद भी उभरता हुआ विषय बन के सामने आया। तो उसके लिए हम इसमें कह सकते हैं कि मानव के विकास को हम कुछ स्टेजेस में बाँट सकते हैं। जिसमें कि आपका सबसे पहले आपका जहाँ पता है आपको उद्विकास आएगा, उसके बाद धीमे-धीमे जो उद्विकास है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं समाज विज्ञान के उद्विकास की। उसके बाद आपका आता है स्ट्रक्चरल कल्चरल इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन हुआ, फिर उसका सामाजिक इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद सामाजिक इवोल्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेते हुए, हिस्टोरिकल अप्रोच को लेते हुए आगे बढ़ा। किसी भी तरह के समाज को स्टडी करने के लिए अगर हम उसके वो विकास को स्टडी कर रहे हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए हम 2 तरह की अप्रोचेस का प्रयोग करते हैं। एक होती है सोशल कल्चरल अप्रोच और दूसरी होती है आपकी हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच आपको पता है जब तक हम किसी भी समाज को के पीछे जाके ये नहीं देख लेते कि उसका विकास होने का स्टेजेस क्या है, तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि आज के समय में जो समाज खड़ा है, वो कैसे खड़ा है। तो उस चीज़ को समझने के लिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपका आता है स्ट्रक्चरल कल्चरल, तो जैसा कि हमने आपको हिस्ट्री के लिए बताया, जब तक हम किसी समाज को इस तरह से नहीं देख लेते कि उसका जो आज का समाज है, वो किन-किन स्टेजेस को पार करके आया है। तब तक हम ये नहीं बता सकते कि वाक़ई क्या डेवलपमेंट हुआ भी है या हम वापस वापस ज़ीरो पे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए 2 तरह के अप्रोचेस का प्रयोग का दृष्टिकोण अप्रोचेस मतलब दृष्टिकोण का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच और दूसरा आपका ये हिस्टोरिकल अप्रोच। अब इसके बाद आता है कि फ्रेंच बोआस ने जब एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत कर दी, तो कई थिंकर्स जो हैं वो इस तरफ डाइवर्ट हुए। उन्होंने अपनी स्टडी करना प्रारंभ किया, जिसमें कि टाइलर, मेलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन ये इसके आस-पास भी हैं कई, लेकिन उनको प्योर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हम नहीं कह सकते। जिसमें टाइलर जो थे, जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को एक प्रॉपर डेफिनिशन दी, जिसमें उन्होंने बताया कि एंथ्रोपोलॉजी जो है, वो एक पूरा समग्र विकास को स्टडी करने का एक टूल है, एक उपकरण है, जिसके द्वारा हम मानव के विचार, भावनाओं, विकास इन सब की स्टडी एक साथ कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है कि मानव विज्ञान में धीमे-धीमे जब विकास होना शुरू हुआ, तब ये हुआ कि जो जितने भी आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, आर्म चेयर का मतलब होता है एक जगह बैठकर बुक्स की बेसिस पे बुक्स है, जर्नल्स हैं, इन सब की पेपर्स हैं, इन सब की बेसिस पे ये डिसाइड कर लेना कि इस पर्टिकुलर समाज में ये विकास हुआ होगा। मतलब ना कहीं फील्ड पे जाके देखना, ना कुछ करना और ऐसे ही डिसाइड कर लेना। और जैसा कि सबको पता है कि वो विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आज हमने कोई समाज पढ़ा, हमने उसको लिपिबद्ध किया, हमने उसको बुक्स में लिखा, जर्नल छपवाए, सब कुछ किया और उसको लाइब्रेरी में रखवा दिया। आज से 50 साल बाद जब कोई उसको पढ़ना शुरू करेगा, तो जो आज के समय का चीज़ें थी, वो हमने लिखी हुई हैं, लेकिन 50 साल बाद तो ज़्यादा चीज़ें डेवलप हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे वो पेपर हमारा फ़ेल हो जाएगा, क्योंकि जब तक विकास को निरंतर पढ़ा ना जाए, वो एक जगह रुक के नहीं रह सकता। हमने जो आज लिख दिया, वो 50 साल बाद रेलेवेंट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है और होगा भी नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमने आज समाज में प्रस्तुत बताई हैं, वो आगे चल के समाज में बची हों।
इसलिए जो आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो सेकेंडरी डेटाबेस काम करते थे, उनका जो डेटा था, जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने पहले तो सब छपवा दिया अपने तरीके से कि हाँ, विकास ऐसे हुआ, विकास वैसे हुआ। लेकिन जब उसपे उस पर्टिकुलर जगह पे जाके देखा गया, तो सब चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी। तो 20th सेंचुरी के पहले मतलब लेट 19th सेंचुरी में ये आया कि मानव को अगर स्टडी करना है, अगर मानव को समझना है, तो उसको समझने के लिए हमको उस पर्टिकुलर जगह पे जाके रह के, वहाँ के लोगों के संग उनको समझ के और उनके विचारों को लिख के, उनका इंटरप्रिटेशन करके, तब हम ये बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह का विकास किस तरह से हुआ है। लेकिन इस सबको करने के लिए हमको उस पर्टिकुलर चीज़ को फिर वापस घूम के जाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की बात कि हमको सब चीज़ों को एज़ अ साइंस ऑब्जेक्ट की तरह देखना होगा। अब जैसे अब साइंस में ऑब्जेक्ट की तरह आपने देख लिया, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई, आपने ऑब्जेक्ट की तरह देख लिया, लेकिन ये मानव भावनाएँ हैं, ये रिलिजन है, ये कस्टम है, ये मैरिज है, इसको हम कैसे अपने विचार ना लाके, कैसे हम सामने वाले के विचारों पे ये मान लें कि हाँ, ये बेस्ट है। ये प्रॉब्लम 19th सेंचुरी में बहुत तेजी से उभर रही थी, जिसके लिए ये कहा गया कि अब एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग टाइम टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट अपने जितने भी हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या अदर सब्जेक्ट के लोग हैं, सब मिल के एक एक ग्रुप बनाते हैं और जगह जगह जाके स्टडी करते हैं, जिसपे हमें ये निकल के आएगा कि जो मैटर हमको सेकेंडरी डेटा है वो, और जो प्रेजेंट डेटा है जो हम लेके आ रहे हैं, उसको अगर हम मैच करेंगे तो हम देखेंगे कि इससे हमको डेवलपमेंट मालूम चल जाएगा। यहाँ से फील्ड वर्क की स्टार्ट हुआ, जिसमें कि आपका है फील्ड वर्क स्टार्ट करने वाले आपके मेलिनोस्की हैं। इनको फादर ऑफ फील्ड वर्क कहा जाता है। मेलिनोस्की की जो स्टडीज़ हैं ट्रोबिनंट आइलैंड पे, उनको आज भी रेलेवेंट माना जाता है नातेदारी व्यवस्था को समझाने के लिए, किनशिप रिलेशंस को समझाने के लिए। इसके बाद आपका आता है, एक तो ये एंथ्रोपोलॉजी, आपको विकास समझ में आ गया, आपको एंथ्रोपोलॉजी एज़ अ सब्जेक्ट समझ में आ गया। अब हम अगर ये देखें कि एंथ्रोपोलॉजी को समझने के लिए फील्ड वर्क इम्पोर्टेंट हो गया, लेकिन यहाँ फील्ड वर्क इम्पोर्टेंट होने के बाद सबसे जो मुख्य बात निकल के ये आती है कि अब फील्ड वर्क इम्पोर्टेंट है, तो हम ऐसे ही किसी को फील्ड वर्क पे नहीं भेज सकते हैं। उसके लिए हमको उसको ट्रेन करना पड़ेगा, और ट्रेनिंग के लिए हमको एक ऐसे कुछ ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट की ज़रूरत होगी, जो कि चीज़ों को बिना ऑब्जेक्टिव किए हुए, मतलब अपने आप अपनी भावनाओं को बिना उसमें डाले हुए, कैसे लोगों को उस चीज़ को समझाएँ। तो जो मेलिनोस्की थे, उन्होंने टायलर के बाद मेलिनोस्की ने ये बोला कि अगर हमको एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है, तो हमको सबसे पहले अपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को निकालना होगा, जो बाहर फील्ड पे जाके रहें, वहाँ लोगों के संग घुले-मिलें, ज़रूरत पड़ने पे वहीं पे विवाह करें, वहीं पे अपना जीवन गुज़ारें। और कभी-कभी तो कोई भी जो फील्ड वर्क होता है वो ऐसा नहीं होता कि आप 10 दिन कर लें या 20 दिन कर लें। फील्ड वर्क करने के लिए कम से कम आपको मिनिमम जो आज आज आपके यहाँ कराया भी जाता है एमए लेवल पे, उसमें 1 महीना या 40 डेज़ उस फील्ड पे रुकना पड़ता है। आप ऐसे किसी का विश्वास जीत नहीं सकते। आपको वहाँ रह के उनको ये यकीन दिलाना होता है कि आप उस क्षेत्र के लिए काम करने के लिए आए हैं, तो उनकी पर्सनल जो भावनाएँ हैं, उनको आहत नहीं करेंगे। उनका डेटा जो है, जो उनका जो भी चीज़ें आप वहाँ से आउटकम ला रहे हैं, उस आउटकम को आप बर्बाद नहीं करेंगे। लोगों को गलत तरीके से नहीं देंगे, किसी का नाम नहीं बताएँगे। जब ये विश्वास जग जाता है, तभी आगे आप उस फ़ील्ड को स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हम जो आपका यूनिट 5 है, उसमें आपका है कि मतलब यहाँ तक तो है एकदम क्लियर कि एंथ्रोपोलॉजी का यूरोप में कैसे डेवलप हुआ, ये हमने आपको बता दिया। अब यूनिट 5 में आपका है कि एंथ्रोपोलॉजी डेवलप तो हो गया, लेकिन जैसा आपकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस थी एंथ्रोपोलॉजी की, उस उन ब्रांचेस को भी तो डेवलप करना था। एक सब्जेक्ट की तरह तो आपने डेवलप कर लिया, लेकिन जैसे आप जानते हैं, जब आप बड़े लेवल पे स्टडी के लिए जाते हैं, तो जो आप सोशल स्टडी सब्जेक्ट जो होता है आपका क्लास 8 तक 6 तक कह सकते हैं, वो धीमे-धीमे चल के आगे आपका हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में डिवाइड हो जाता है।
फिर जब आप और आगे बढ़ते हैं तो वो डिफरेंट-डिफरेंट सब्जेक्ट जो होते हैं आपके, ये तीनों सब्जेक्ट जो होते हैं, वो डिफरेंट-डिफरेंट टॉपिक्स में बँट जाते हैं। तो ये स्पेशलाइज़ेशन करने के लिए कि कैसे एक एंथ्रोपॉलॉजी तो हमने मान ली चलिए फील्ड वर्क बेस हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी फील्ड पे जाएँगे तो हम एक ही मानव की पूरी स्टडी कर डालेंगे, कोई नहीं कर सकता। तो ये हुआ कि अब अलग-अलग एस्पेक्ट पे स्टडी अगर करनी है, तो अलग-अलग ब्रांचेस के लिए भी हमको डेवलपमेंट करना होगा। तो हर ब्रांच के डेवलपमेंट के लिए सबने अपनी-अपनी थिंकिंग शुरू करी, जिसमें से 3 स्कूल बन गए। हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि 3 स्कूल बन गए, जिसमें ब्रिटिश, अमेरिकन और जर्मन। स्कूल का मतलब ये होता है एक विचारधारा को मानने वाले। तो जो ब्रिटिश विचारधारा को मानने वाले थे, जो उनकी दृष्टिकोण था, उनकी अप्रोच थी, वो ब्रिटिश स्कूल में थे, वैसे ही जर्मन में, वैसे ही अमेरिकन में। सबसे जो डेवलप स्कूल कहा जाता है, जो आज भी जिसकी थ्योरीज़ एक्सेप्टेड है, वो आपका अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट्स है, जिसकी थ्योरीज़ सबसे लेट आती हैं और सबसे डेवलप्ड होती हैं। जर्मन स्कूल ऑफ थॉट जो था वो आपका पुराना आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट वाला था, जिसमें कि आज के समय में है, लेकिन उतनी एक्सेप्टेड थ्योरीज़ किसी-किसी टॉपिक पे तो बहुत एक्सेप्टेड है। वाइडली एक्सेप्टेड है क्योंकि रीज़नेबल है, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज़ है। लेकिन किसी-किसी पे ये सारी थ्योरियाँ एक सिरे से नकार दी गई हैं। अब आपका आता है कि जब ये सब्जेक्ट डिवाइड हुआ, आपकी ब्रांचेस बनी, तो इन ब्रांचेस को किस तरह से स्टडी किया गया, जिसमें कि अलग-अलग एस्पेक्ट के रूप में इसको कैसे देखा जाए। तो ये तीनों स्कूल बन गए। अब ये तीनों स्कूल में भी जो मेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो क्या करते, तो उसके लिए ये बात आई कि ब्रिटिश स्कूल जो था वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेता था। जो अमेरिकन स्कूल था उसकी अप्रोच आपकी एनर्जी बेस्ड थी। कि एनर्जी का यूज़ किस तरह से ह्यूमन कर रहा है, उस पे बेस्ड था। और जर्मन स्कूल जो था वो प्योरली आर्म चेयर था, तो आर्म चेयर वाला आपको हम पहले बता चुके हैं कि सेकेंडरी डेटाबेस जो काम होता है, वो धीमे-धीमे डिसअपीयर हो जाता है। फिर यूनिट 5 में ही आपका है कि एंथ्रोपोलॉजी इंडिया में कैसे आई? तो इन एंथ्रोपोलॉजी इंडिया में जब जब फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोप में डेवलपमेंट तेज़ी से हो रहा था, तो वहीं पे डिसाइड किया गया कि अब फील्ड वर्क किया जाएगा। तो रैडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की 2 अलग-अलग फील्ड पे गए। एक 2 एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, मेलिनोस्की, ब्राउनिस्लॉ मैनोस्की, और दूसरे आपके थे रेडक्लिफ ब्राउन। तो रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो इंडियन आइलैंड में, अंडमान निकोबार में स्टडी करने के लिए आए, और आप ये सोचिए कि लेवल ऑफ स्टडी था वो इस तरह का था कि ये 2 साल यहाँ पे रुके। इन्होंने यहाँ पे 2 साल रुकने के साथ मैरिज भी की उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, पर्टिकुलर ट्राइब में, और जो डेटा प्रस्तुत किया, वो डेटा इस लेवल का था कि उसकी बेसिस पे आज भी फील्ड वर्क किए जाते हैं। मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन दोनों ने अपनी थ्योरी जो थी, वो कल्चरल स्ट्रक्चरल बेसिस दी थी। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा कि मानव समाज को अगर समझना है, तो जिस तरह से हम मानव के शरीर के एक-एक अंग को एक होल की तरह समझते हैं, एक समग्र की तरह समझते हैं, वैसे ही मानव समाज के समस्त भाग को हमको एक समग्र की तरह समझना होगा। जैसे अगर वो कोई संस्था मानव के उस समाज में किसी भी तरह से लगी हुई है, तो वो संस्था का उस समाज में क्या प्रयोग है? जब तक उसका कोई काम वहाँ निहित नहीं होगा, तब तक वो समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए रैडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान निकोबार आइलैंड पे 2 साल काम किया और अपनी कई सारी बुक्स और कई सारे पेपर पब्लिश किए, जो कि हम आपको अभी आगे इसमें बताएँगे। मानव विकास के लिए जब धीमे-धीमे पूरे यूरोप में एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट की तरह छा गया, तो आपको रेडक्लिफ ब्राउन को और इनको यहाँ भेजा गया। फिर कई ऐसे इंडियन थिंकर भी हुए जो बहुत फ़ैसिनेटेड हो गए, उनको बहुत अच्छा लगने लगा कि ये नया सब्जेक्ट उभर के आया है 19th सेंचुरी के समय में, कि सब्जेक्ट अच्छा समझ के आया है, तो वो यहाँ से यूरोप पढ़ने के लिए गए। जिसमें आपके डीएन मजूमदार, टीएन मदन, एलपी विद्यार्थी, ये आपके इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो बाहर पढ़ने के लिए गए, और वहाँ से पढ़ के जब यहाँ पे वो इंडिया में आए उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, मेन उनका जो फ़ोकस था वो फील्ड वर्क था। वो मेन फील्ड वर्क को जानना चाहते थे कि वो क्या है। उन्होंने इंडिया में आके अलग-अलग अपनी फील्ड पे जाके रुके, रहे, वहाँ की स्टडी करी,
और लोगों को समझा और उन्हीं चीज़ों को लिपिबद्ध किया। जिसमें कि फिर ये हुआ कि अब अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग-अलग लोग थे, तो फाइनली ये डिसाइड किया गया कि एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की जाए या एक डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया जाए, जहाँ पर आपका ये एंथ्रोपोलॉजी एज़ ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले आपका कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ, 19 सेंचुरी में। उसके बाद सेकंड डिपार्टमेंट आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बाद सेकंड डिपार्टमेंट एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, जहाँ से स्कॉलर लखनऊ आए और धीमे-धीमे मतलब आपका कैलकाटा में पहले प्रसार किया, उसके बाद लखनऊ में आके यहाँ पे उस चीज़ को फैलाया, जिससे धीमे-धीमे और स्टूडेंट निकले और तरह की अप्रोचेस की स्टडी हुई। तो हम जो इंडिया में हम अगर मानव शास्त्र के विकास की बात करें, तो इसकी 3 स्टेजेस हमको समझ में आती हैं। जिसमें से एक है फॉर्मेटिव पीरियड, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट फॉर्म हो रहा था। उसके बाद आपकी आती है कंस्ट्रक्टिव पीरियड, जिसमें कि एक सब्जेक्ट एस्टैब्लिश होने के बाद उसमें नई अध्ययन, नई चीज़ें क्या हो सकती हैं, वो संक्रमण काल इसको कह सकते हैं, एस्टैब्लिश हो रही थी। और उसके बाद आपका आता है क्रिटिकल फेज़। क्रिटिकल फेज़ जो है वो ये बताता है कि किस तरह से जब हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो किस तरह से आगे चीज़ें आगे बढ़ी। और लास्ट आपका आता है रीसेंट रीसेंट स्टडी टाइम, जिसमें आपका अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी मेन फोकस बन के उभरा है। अर्बन एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, कई इसके रीसेंट अपडेट्स हैं। तो फॉर्मेटिव पीरियड में हमने आपको बताया डीएन मजूमदार, टीएन मदन, ये सब अपने डिफरेंट डिफरेंट डीएन मजूमदार ने हिमालयन पॉलीएंड्री बहुत ही रिनाउंस बुक एक पब्लिश करवाई थी, जिसमें कि हिमालयन ट्राइब जो थी, हो ट्राइब, उसके ऊपर स्टडी थी। फील्ड वर्क के लिए ज़्यादातर फोकस ये किया गया कि आप प्रिमिटिव पीपल को स्टडी करो, क्योंकि विकास जो इस समय हो चुका है, हम लोग जो इस समय जिस कंडीशन में हैं, उसको पढ़ के उसको पढ़ के हम प्राचीन जानेंगे कैसे? आम-चेयर चीज़ें आपको समझनी नहीं थी, तो ये हुआ कि अगर हम प्रिमिटिव पीपल मतलब ट्राइबल्स को अगर स्टडी करें, जो आज भी पुरानी तरह से रह रहे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि पुरानी तरह के लोग कैसे रह रहे होंगे। तो एक ट्रेंड बन गया कि हम ट्राइब्स को स्टडी करें। और ट्राइब्स को स्टडी करने के बाद हम रिसेंट टाइम में उसको कंपेयर करेंगे, तो हम ये बता सकते हैं कि पुराना समय कैसा था और आज का समय कैसा है। तो एंथ्रोपोलॉजी को धीमे-धीमे एक स्ट्रिक्टली वो मान लिया गया कि ये एक ट्राइबल स्टडी करने वाला सब्जेक्ट है। उसका फोकस समझा नहीं गया कि एंथ्रोपोलॉजी ट्राइबल स्टडी क्यों कर रहा है। वो क्यों इस तरह से केवल एक पर्टिकुलर ह्यूमन रीजन को ही क्यों स्टडी कर रहा है। तो उसमें धीमे-धीमे इस पे और स्टडीज़ हुई, जिसमें हमने आपको बताया फॉर्मेटिव पीरियड में कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, जिन्होंने बहुत सारे मोनोग्राफ्स लिखे। मोनोग्राफ्स मतलब उस पर्टिकुलर ट्राइब का पूरा एक एक टाइम पीरियड की स्टडी, मोनोग्राफ्स वो होते हैं। तो मोनोग्राफ्स लिखे, उनके कस्टम्स के बारे में लिखा, उनके कास्ट के बारे में, उनके बिलीव्स के बारे में लिखा और बताया कि आज जो हम हैं, वो इन्हीं ग्रेजुअली चीज़ों को डेवलप होने के बाद आए हैं। उसमें बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपके एक्सपीडिशंस गए। एक्सपीडिशंस का मतलब ये होता है एक तरह का एक ग्रुप जो फील्ड पे जाता है अलग-अलग जगह पर, जिसमें कि आपके कई सारे साइंटिस्ट होते हैं। केवल एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं, सोशियोलॉजिस्ट भी होगा, साइकोलॉजिस्ट भी होगा, बॉटनिस्ट भी होगा, सब अलग-अलग और अपने-अपने क्षेत्र की वो स्टडी करेंगे और उसको रिलेट करेंगे मानव के आज के समय के साथ। तो वो उस वातावरण की स्टडी भी हो जाएगी कि उस समय उस जगह पर ऐसा वातावरण था, तो ऐसा मेरा मानव का बिहेवियर था। उस समय उस जगह पर ऐसा एटमॉस्फियर था, जिसकी जिसकी वजह से मानव ये खा रहा था, ये पी रहा था, ऐसे रह रहा था। तो एक पूरा समग्र स्टडी के लिए उस समय एक्सपीडिशंस जाते थे। और उसमें सब मिल-जुल के अपना पेपर लिखते थे और उस पेपर को बड़ी-बड़ी कांग्रेसेस में, साइंस कांग्रेसेस में या बड़ी-बड़ी संगोष्ठियों में प्रस्तुत किया जाता था और उसकी बेसिस पे आज का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो सामने आता था। जो एथनोग्राफिक स्टडीज़ रही हैं, उसमें कई सारी स्टडीज़ ऐसी हैं जो ये बताती हैं। एथनोग्राफिक से मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की पूरी स्टडी।
जैसा कि हमने आपको बताया, लोगों की स्टडी, व्यवहार की स्टडी, एटमॉस्फेयर की स्टडी और सॉइल की स्टडी, सारी स्टडी। तो ये सारी स्टडी के बेसिस पे ये बताया जा सकता था कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में पर्टिकुलर लोग क्यों रहते हैं। इसके बाद आपका आता है ये हमारा फॉर्मेटिव पीरियड हो गया। इसके बाद आपका आता है कंस्ट्रक्टिव पीरियड। कंस्ट्रक्टिव पीरियड में जो मेन एस्पेक्ट थे वो ये थे कि जो भी एंथ्रोपोलॉजी डेवलप हो गई है, अब उनको रीचेक किया जाए। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि वो विकास जो है वो निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। मान लीजिए कोई 10, 12, 15 साल में कोई चीज़ एक डेवलप की गई। उस चीज़ को अब ये देखना कि वो चीज़ आगे एग्ज़िस्ट कर रही है कि नहीं, ये आपका आपका कंस्ट्रक्टिव पीरियड में आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज में एंथ्रोपोलॉजी फॉर्मुलेट हो गई, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन भी हो गया, एक सब्जेक्ट की तरह वो पूरी एस्टैब्लिश हो गई। अब आपका आता है कि उस सब्जेक्ट का समाज में यूज़ क्या? तब यहाँ पे आपका आता है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के कई एस्पेक्ट हो सकते हैं, जिसमें कि हमने आपको पहले भी बताया था अर्बन एंथ्रोपोलॉजी आपका है, आपका इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है। हर फील्ड में एंथ्रोपोलॉजी को प्रयोग किया गया। बहुत से एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, एससी दुबे हुए, एनके बोस हुए और बहुत से ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने अपने आप को अब थोड़ा ट्राइब से हटा के, थोड़ा प्रिमिटिव सोसाइटी जो आपकी पीजेंट सोसाइटी, जो आपके किसान वर्ग थे, गाँव थे, इनको स्टडी करना शुरू किया। क्योंकि एक लिमिट होती है ना किसी चीज़ की स्टडी की। आप किसी एक ट्राइब को 25 साल के अंतराल पे तो स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आप बार-बार वही ट्राइब तो स्टडी नहीं कर सकते ना। तो उस चीज़ को धीमे-धीमे पैराडिग्म शिफ्ट होने लगा। वो आपका अब असभ्य समाज से, या असभ्य नहीं कह सकते उसको हम, आपका डिफरेंट समाज से अब वो आपका थोड़ा सभ्य समाज की तरफ आने लगा, जहाँ पे आपके सरल लोग, किसान हैं, गाँव के लोग हैं, इन सब की स्टडी होना शुरू हुआ। जिसमें आपका एससी दुबे का, एमएन श्रीनिवास की स्टडीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें एमएन श्रीनिवास ने सेक्रेड कॉम्प्लेक्स, यूनिवर्सलाइज़ेशन, पैराचुलाइज़ेशन, सार्वभौमिकता और छोटे स्तर से कैसे बड़े स्तर में डेवलपमेंट हो रहा है, क्या प्रचार-प्रसार हो रहा है, ये सब चीज़ें एससी दुबे और एलपी विद्यार्थी, इन सब लोगों ने अपना दिया। एक हम आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल समझाएँगे। जब विलेज की स्टडी हुई इंडियन विलेज में, तो एक यूनिवर्सलाइजेशन और पैराचुलाइजेशन 2 कॉन्सेप्ट आए। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, आज के समय में आप उसको अगर लेके देखें कि जब जैसे आप मानिए दुर्गा पूजा तो अब बहुत ज़्यादा फैल गई है। हम उसको देखते हैं छठ पूजा। छठ पूजा जो है पहले केवल आपके एक छोटे से एरिया में होती थी बिहार में, ज़्यादातर बिहार के गाँवों में होती थी। धीमे-धीमे छठ पूजा जो है, जो गाँव के लोग काम के लिए या किसी के घर जाने के लिए या कभी गए तो पूजा पड़ गई, तो वो आके अपने शहर में लोगों ने करना शुरू कर दिया। धीमे-धीमे शहर के लोगों को मालूम चला, उनको लगा कि ये सही चीज़ है, 3 दिन का फास्ट है, बॉडी डिटॉक्स भी हो जाती है और इससे हमें फ़ायदा भी मिलता है और रिलीजन कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा था ही, तो शहर के लोगों ने भी उसको फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। अब ये शहर के लोग इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की बजाय, मतलब इंडस्ट्री बनी, जहाँ काम करने के लिए बाहर लोगों को जाना ही था, बहुत से लोगों को पढ़ने के लिए जाना था, ऐसे माइग्रेशन हुए। आदमी अपना कस्टम तो भूल नहीं जाता है। तो छठ पूजा अब आपकी गाँव से निकल के शहर तक आई, फिर शहर से निकल के आपकी स्टेट लेवल तक आ गई। मतलब आप डिफरेंट स्टेट पे जो लोग गए, उन्होंने छठ पूजा वहाँ पे की। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये आपका यूनिवर्सलाइज़ेशन हो रहा है। एक कस्टम का, जो कि कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, केवल ओरल ट्रांसमिशन के थ्रू ये कस्टम यूनिवर्सल हो गया है। अब आज के समय में बहुत से स्टेट उस कस्टम को फॉलो करते हुए नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर करने लग गए हैं। आपकी गस्टेड छुट्टियाँ होने लगी हैं उस दिन, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये जो आपका पैराचुलाइज़ेशन है, ये आपका छोटे लेवल से बड़े, यही चीज़ आपका लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन होता है। लिटिल ट्रेडिशन छोटी चीज़ों का उभर के बड़े उसमें आना, और ग्रेट ट्रेडिशन होता है। और यही चीज़ें अगर धीमे-धीमे छोटे रूप में चली जाए, जैसे कि आप दुर्गा पूजा को मान के देखिए। दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल में होती है, वो दुर्गा पूजा आपके यहाँ नहीं होती है। आपके यहाँ उसका पैटर्न डिफरेंट है। तो ये जो है, ये बड़ी ग्रेट ट्रेडिशन छोटे-छोटे फॉर्म में अलग-अलग तरीके से फॉलो होना।
वैसे ही रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन हर जगह अलग मान्यता से अलग तरीके से फ़ॉलो किया जाता है। कहीं पे रक्षा के लिए बाँधा जाता है, कहीं भाई-बहन में बनता है, कहीं उसपे डिफरेंट पूजा होती है। मतलब हर चीज़ में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है। तो ये बड़ा जो ग्रेट ट्रेडिशन था, ये एक नया कॉन्सेप्ट आया, लिटिल ट्रेडिशन में चेंज हो गया। तो ये सब चीज़ें विलेज स्टडी में एससी दुबे ने बताई कि अगर इस एस्पेक्ट को भी स्टडी किया जाए, तो ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न होता है मानव के विकास में उसको आगे बढ़ाने के लिए। एक हमने आपको एग्ज़ाम्पल छठ पूजा का दिया, जो छोटे लेवल से एकदम बड़े लेवल में आ गई, यूनिवर्सल हो गई है। और दूसरा हमने आपको दुर्गा पूजा का दिया, जो दुर्गा पूजा का पैटर्न आपका पश्चिम बंगाल में है, वो इधर अपने क्षेत्र में डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है। तो ये आपका जो जो छठ पूजा था, ये आपका यूनिवर्सलाइज़ेशन है, और दुर्गा पूजा है, वो आपकी पैराचुलाइज़ेशन है। और ये प्रोसेसेस हैं। इन्हीं प्रोसेसेस में जो ट्रेडिशन चेंज हो रहा है, वो ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन हो रहा है। ऐसे ही आपका सेक्रेड कॉम्प्लेक्स होता है। सेक्रेड कॉम्प्लेक्स जो है, ये बहुत अच्छी थ्योरी है। ये आपकी बनारस की थ्योरी है, जिसमें ये बताया गया है, बनारस कहिए या गया कहिए, दोनों चीज़ें सेम है। ये आपके जो क्षेत्र हैं, ये सेक्रेड रीजन्स हैं, ये सेक्रेड क्षेत्र हैं। ये आपके पवित्र क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के आस-पास लोग भी जो रहते हैं, वो भी इसी तरह से अपने आप को ढाले हुए हैं, अपने आप को रखे हुए हैं कि वो अपने आप को एक प्रीस्ट की तरह शो करते हैं। इनका कस्टम मनाने का तरीका उस पर्टिकुलर मंदिर के आस-पास ही है। आपके यहाँ जो बड़े त्योहार होंगे, वो भी उस मंदिर के अकॉर्डिंग, उस मंदिर के पुजारी के अकॉर्डिंग होंगे। और जो आपके यहाँ जैसे जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल एक, कहा जाता है ना, एक राजा होगा और वो सबकी, वो जो ऑर्डर करेगा वही सब मानेंगे। तो उसी तरह से सेक्रेड रीजन जो होता है, वो एक सेक्रेड पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। पूरी पूरा जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र उस पर्टिकुलर चीज़ को ही शो करेगा। अब इसके बाद आता है आपका कि इंडिया में एंथ्रोपॉलॉजी का विकास हमने आपको बता दिया। फॉर्मेटिव स्टेज हो गई, कंस्ट्रक्टिव स्टेज हो गई। कंस्ट्रक्टिव स्टेज में ही सारी चीज़ें ये आई, जिसमें विलेज स्टडी आई, क्रिटिकल स्टेज हो गई, अप्लाइड एंथ्रोपॉलॉजी हो गई। अप्लाइड एंथ्रोपॉलॉजी जो आपकी है, वो रीसेंट ट्रेंड है, रीसेंट एंथ्रोपॉलॉजी है। ये इसका टाइम पीरियड, अगर हम इसको टाइम के अकॉर्डिंग बाँट के देखें, तो ये टाइम पीरियड जो हमारा है, वो 80 के बाद से और आज तक का समय, मतलब कंटिन्यू चल रहा है। इसके बाद आपका आता है, ये सब चीज़ों के साथ-साथ आपका बायोलॉजिकल जो स्टडी थी, वो भी चल रही थी। जिसमें बायोलॉजिकल में यहाँ पे उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं हम। हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स की बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बेसिस पे ह्यूमन को बाँटना। तो जिसमें रिस्ले और गुहा, जिसमें आपके एच.एच. रिस्ले और बी.एस. गुहा, गुहा ये इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। इन्होंने रिस्ले के साथ मिलके इंडियन सेंसस जब हुआ 1901 में, तो उसमें ये कहा गया कि ये जो सेंसस हो रहा है, इस सेंसस की बेसिस पे हम ये निकालते हैं कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है, वो किस तरह से कही जाएगी, या पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को हम किस-किस भाग में डिवाइड करें। तो उसमें कई तरह की पॉपुलेशन आई, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएँगे इंडिया में किस तरह से डिवाइड किया गया। तो इंडिया को 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया, टाइप 6 फीचर्स की बेसिस पे डिवाइड किया गया, जिसमें आपका इंडो आर्यन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। इसके अलावा आपके द्रविडियंस, जो आपके साउथ के लोग होते हैं, उनके जो चेहरे के फीचर्स होते हैं या बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, उसको बॉडी कलर होता है, बालों का स्टाइल होता है, मतलब बाल वेवी हैं या स्ट्रेट है, इस तरह से मॉर्फोलॉजिकल डिवाइड जो किया गया, उससे ह्यूमन को 6 तरीके से, इंडिया में रहने वाले लोगों को 6 तरह से डिवाइड किया गया। और इसको डिवाइड करने के लिए वही फिर आपका अप्लाइड एंथ्रोपॉलॉजी वाला पोर्शन आता है कि क्या, कितनी मेजरमेंट है, कितना क्या है, ये सब लेके इसमें इंडो आर्यन, द्रविडियन और निग्रिटो एलिमेंट जो है, ये निग्रिटो एलिमेंट इंडिया विशेष का एलिमेंट कहा जाता है। जिसमें कहा जाता है कि ये एलिमेंट केवल इंडिया में प्रेजेंट है। ऐसा होता है, अफ्रीकन्स और इंडियन को निग्रिटो कहा जाता है, क्योंकि इनका स्किन टोन जो है, वो हल्का सा ब्लैकिश होता है, व्हीटिश होता है। तो उसमें अब अफ्रीकन और इंडियन को अलग कैसे किया जाए, तो निगेटिव एलिमेंट के थ्रू इंडिया को अलग किया गया। अब
जब ये इतना कुछ स्टडी होने लगा, तो उसमें ये हुआ कि अब इंडिया को भी एक इंडिया में अगर पैटर्न देखा जाए कि इंडिया में किस तरह से फील्ड वर्क डेवलपमेंट हुआ है, तो फील्ड वर्क डेवलपमेंट देखने के लिए इंडिया में वही हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से लिया गया और धीमे-धीमे आज के ट्रेंड में लाया गया। फील्ड वर्क के लिए सबसे खराब फेज़ जो कही जाती है, वो आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट फेज़ कही जाती है, जो आपके 19th सेंचुरी की शुरुआत की फेज़ थी, जिसमें सारा जो डेटा था, वो आपका लाइब्रेरी बेस्ड था और सारी बुक्स और जर्नल बेस्ड था, जो कि प्रैक्टिकल रूप में अगर देखा जाए, जब उसको दोबारा रीचेक किया गया, तो वो डेटा कहीं भी पूरे तरीके से लागू हो ही नहीं रहा था। तो इंडिया में भी फील्ड वर्क का एक पैटर्न लाया गया कि अब इंडियन भी फील्ड वर्क करेंगे और फील्ड वर्क करने के लिए अ, उस चीज़ को फील्ड वर्क को समझने के लिए पीपल कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और इस कांटेक्ट के लिए हमको कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे, जो जो बैक टू मेलनोस्की जाता है। इसीलिए इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, उनके जो शुरुआत के इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया इंडिया में, वो आपके पूरी स्टडी उनकी फॉरेन कंट्रीज़ बेस है। यूरोपियन उनके जितने भी यूरोपियन मेंटोर्स थे उनके यूरोपियन गाइड थे सारे। जिन्होंने उनको सिखाया कि आप इंडिया में इस तरह से जाके इस तरह से सोसाइटी का अध्ययन कर सकते हैं जो आपको डिफरेंट लेवल पे पहुंचाएगा। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये रियलाइज किया कि अगर हमें इंडियन सोसाइटी को स्टडी करना है तो हमको ये देखना होगा कि केवल इंडियन सोसाइटी नहीं मतलब किसी भी सोसाइटी को अगर स्टडी करना है तो उसके लिए हमको ये देखना होगा कि व्हाट पीपल थिंक, आदमी क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या करता है और और कहने और करने में क्या डिफरेंस है। और ये कब हो सकता है? जब आदमी उस फील्ड पे प्रेज़ेंट हो, उस पर्टिकुलर चीज़ को आदमी देख रहा हो। तो इसीलिए फील्ड वर्क को इम्पोर्टेंट बताया गया। अगर हम पूरे वर्ल्ड का एक ओवरव्यू लें, अगर हम पूरे वर्ल्ड का देखें तो फील्ड वर्क कहाँ से स्टार्ट होगा आपका डार्विन से। डार्विन से फील्ड वर्क स्टार्ट होके जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी दी थी, वहां से लेकर डार्विन के बाद फिर आपका ऑगस्ट कॉम्ब स्पेंसर, इवांस पिचर्ड, मेलनोस्की, टाइलर, टाइलर के बाद मेलनोस्की के बाद रेडक्लिफ ब्राउन के बाद एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह फील्ड वर्क को प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि फील्ड वर्क जो होता है वो उस फील्ड वर्क से यहाँ मतलब है कि आप किसी फील्ड पे रह के, किसी जगह पे रह के ना केवल उस चीज को अध्ययन करें, बल्कि अपने आप को पूरे तरीके से उसमें ढाल लें। जो कि रेडक्लिफ ब्राउन ने किया, मेलनोस्की ने किया। उन्होंने वहाँ रहकर उन चीज़ों को समझने के लिए, उन लोगों पे अपना विश्वास शो करने के लिए वहाँ के लेडीज़ से शादी भी करी वहाँ पे, वहाँ बच्चे भी किए और अपनी पूरी लाइफ़ वहाँ बिता भी दी। ऐसा नहीं है कि उनका 3 साल का फील्ड वर्क खत्म हो गया, तो वो वहाँ से आ गए, नहीं, फिर उनकी लाइफ़ वहीं पे रही और धीमे-धीमे ये चीज़ें आगे बढ़ती गई। आज भी बहुत से ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो उस फील्ड पे जाके स्टडी तो करते हैं, रहते हैं और फिर धीमे-धीमे भले ही वो पेपर प्रेज़ेंट करें, काम करें एंथ्रोपोलॉजी के लिए, लेकिन उनका सेटलमेंट जो है, वो वहीं पे हो जाता है। और इन सब के लिए डेटा को पूरा कलेक्ट करने के लिए, पूरा इकट्ठा करने के लिए वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्थापित की गई, जो आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है, वो है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स। वहाँ पे हर क्षेत्र में, जहाँ भी आप एंथ्रोपोलॉजी का ज़्यादा प्रसार-प्रसार देखेंगे, वहाँ पे हर जगह पर आपको हर स्टेट में आपको एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस मिलेगा। जहाँ पे जो भी फील्ड वर्क होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसका म्यूज़ियम होता है, जो भी मोनोग्राफ पब्लिश होते हैं, जो टूल्स के बारे में स्टडी होती है, क्योंकि स्टडी केवल एक ह्यूमन की एज़ अ सोसाइटी तो नहीं होगी ना, वो स्टडी आपकी लोगों के रहन-सहन की होगी, जो टूल वो प्रयोग कर रहे हैं उसकी होगी, जो उनका बायोलॉजिकल चेंजेज़ हुआ है उसकी फ़ोटोज़ होंगी, वहाँ पे खाने-पीने का जो चेंजेज़ हुआ है उसका होगा, जो रिटन मटीरियल है उसका चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ें एक म्यूज़ियम में रखी गई जिसका नाम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह लीजिए, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह लीजिए, ये सब जो है
वहाँ पे सिक्योर की जाती है, जिससे आगे चल के हमारे और आपके जैसे और जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने, वो जाके वहाँ स्टडी करें, चीज़ों को समझें, क्योंकि हर समय हर एक इंसान को हर फील्ड पे जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो उस चीज़ को समझें और फिर अगर आप कर सकते हो, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक निरंतर विकास को देखती है। तो जब चेंज होगा, सोसाइटी में चेंज होगा, तो जो आपकी म्यूज़ियोलॉजी है वो भी चेंज होगी। उस म्यूज़ियम में चीज़ों को इसीलिए जो नई चीज़ें आती जाती हैं उन्हें ऐड करते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को हटाते नहीं हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टडी है, एक एलएच मॉर्गन की स्टडी है, जिसको मॉर्गन जो आपके बहुत शुरुआत के एंथ्रोपोलॉजिस्ट 19th सेंचुरी के रहे हैं। ये ब्रिटिश थे। इन्होंने ट्रोबिएंट आइलैंड पे स्टडी किया था और ट्रोबिएंट आइलैंड में उन्होंने ये देखा था कि किस तरह से मानव का विकास अगर हम देखना चाहें तो रिलेशंस किस तरह से वहाँ पे बन रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले सोशल एंथ्रोपोलॉजी में किनशिप रिलेशंस को शो किया था अपने फील्ड वर्क के ज़रिए। आपके इस पेपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 ही हैं, मेलिनोव्स्की और डडली ब्राउन, इनकी थ्योरीज़ को आपको थोड़ा देखना होगा। वैसे इनकी बुक्स एंड थ्योरीज़ आपको जनरली एंथ्रोपोलॉजी में हर जगह मिल जाएँगी और इसको अगर आप पढ़ें, इनके मोनोग्राफ्स को आप पढ़ेंगे, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट एज़ स्टडी मटेरियल भी आपको समझ में आएगा। इसके आगे कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे हैं, एलिस मॉर्गन भी हैं, टाइलर हैं और आज के समय में अगर आप देखें तो एससी दुबे की बुक्स हैं। ये सब मोनोग्राफ जो हैं वो आपको एक ओवरव्यू देंगे कि किस तरह से पुराना और नए साइंटिस्ट अपने आप को चेंज कर लेते हैं और चेंज करके उन्होंने कैसे अपनी-अपनी स्टडी प्रस्तुत की और उस स्टडी को कहाँ और किस तरह से जर्नल में प्रकाशित किया। आज अगर आप देखें तो आप ये देखेंगे कि रिसेंट ट्रेंड में एंथ्रोपोलॉजी को केवल ट्राइब पे फोकस ना करके आगे भी तरह-तरह की चीज़ों में फोकस किया गया है, जो अर्बन सोसाइटी को भी स्टडी करती है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आपको लेक्चर में हम आपको ब्लॉक 3 बताएँगे, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। नमस्कार।